Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you to another episode of Konaxia High Flyers. Friends, in these episodes, we introduce to you emerging companies from emerging sectors, and we talk to them about their business model, their growth journey, their future plans. And in this process, we also introduce the top managements of these companies so that we can understand their company's operations better. And today, friends, we got a very interesting company to discuss today. The company's name is Marine Trans India Limited, and we have the pleasure of having the managing director, Mr. Tiraj Kotian, with us. Tiraj ji, thank you very much for sparing your valuable time with us today. I'm quite sure that we'll have a very productive session where we'll be able to understand your company's operations much better. नमस्कार सर। नमस्कार। सो तीरथ जी, मेरे को पहले आपके बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि ये बिजनेस आपने कैसे शुरू किया, आपकी थोड़ी सी बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए। एंड करंटली अगर हम कंपनी के पोजीशनिंग की बात करें कि मरीन ट्रांस इंडिया मार्केट में किस तरह से पोजीशनड है, किस तरह का इनका मार्केट का ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स और ग्रोथ है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। श्योर सर। मरीन ट्रांस इंडिया लिमिटेड है। हम लोग ने जब स्टार्ट किया था मरीन ट्रांस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2004 में चालू किया था विद द स्पेयर ऑफ ओनली 6 पीपल। तभी तो मार्केट में वॉलेटाइल भी ज़्यादा था, लेकिन एक्सपोर्ट भी बहुत था। लेकिन हम लोग ने जब स्टार्ट किया देयर वाज ओनली 6 पीपल स्टार्टिंग विद आई एम ओनली द पर्सन हु डू द मार्केटिंग विद एवरीवन। तो स्लोली हम लोग ग्रोथ करते गए। एवरी ईयर हम लोग ने टर्नओवर बोलो, प्रॉफिट बोलो, एवरी ईयर इंक्रीज करते ही गए। जिस तरह से ये चलता गया जर्नी, एवरी ईयर हम लोगों ने एक ब्रांचेस 2009-10 के बाद हम लोग ने 2-3 ब्रांचेस डाले। उस तरह से हमारा जर्नी चलते ही गया है। 2004 में जो चालू हुआ कंपनी, हम लोग ने सी, एयर और वेयरहाउसिंग और कस्टम क्लियरेंस मॉडल और ट्रांसपोर्टेशन हर एक हम लोग ने इंक्लूड करके आज के तारीख में हम लोग कस्टमर को डोर टू डोर सर्विस देते हैं। मींस वन डोर से अनदर डोर तक। और हम लोग ऑलरेडी, हमारे पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। हम लोग यूएस के लिए एफएमसी रजिस्टर्ड है। हम लोग फियाटा रजिस्टर्ड है। जो सर्टिफिकेशन जो एक कंपनी के लिए चाहिए वो सब हमारे पास है। और 2021-22 में हमारा टर्नओवर इस क्रॉस 200 करोड़। ये पीक टाइम था कि सब लोगों का जो कोविड टाइम में जो अब फ्रेट रेट इंक्रीज हो गए थे, उसकी वजह से हमारा भी जो टर्नओवर है 203 करोड़ हुआ है। वी बुक्ड अ प्रॉफिट ऑफ 1.8 सीआर ऑन 2021 to 2022 और स्टिल वी आर गोइंग स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आई थिंक धीरज जी, थैंक यू फॉर द आंसर। दूसरा सवाल मेरे को पूछना है, आपने अभी काफ़ी प्रोडक्ट सेगमेंट्स के बारे में बात की, जैसे कि आपने बोला कि मल्टी मॉडल बिजनेस है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है, उसके बाद आपके पास अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज है। तो इसके बारे में धीरज जी थोड़ा सा जानकारी हमको दे दीजिए। ये जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप करते हैं, इसमें एक्चुअली किस प्रकार का ये सर्विसेज होती हैं, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन करके अगर आप बता दो कि लॉजिस्टिक स्पेस में आप एक्चुअली कस्टमर्स को कैसे सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। सर ऐसा है कि हमारे यहाँ पे फ्रेट फॉरवर्डिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट होता है। फ्रेट फॉरवर्डिंग बोलेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, शिपिंग कंपनी में हमारा सबके अच्छे रिलेशंस है और एवरी कंपनीज को हमारा बल्क वॉल्यूम जाता है। उसकी वजह से हमको जो फ्रेट रेट मिलता है वो सिंगल जो शिपर है उनको नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार बल्क में परचेस करते हैं और स्मॉल शिपर को जो सर्विसेस है वो सेल करते हैं। जैसे ही हो गया ट्रांसपोर्टेशन, जैसा ट्रांसपोर्टेशन अभी जो फ्रेट फॉरवर्डिंग करता है उसको ट्रांसपोर्ट भी करना होता है, उसको कस्टम क्लियरेंस भी करना होता है, उसको जो डॉक्यूमेंटेशन का उसका भी सपोर्ट हम लोग देते हैं। इवन उसके लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, उसको अगर वेयर हाउस से, उसका फैक्ट्री से अगर उसको सीएफएस में लेके जाना है, उसको स्टफिंग करना है, वो फैसिलिटी भी हम लोग देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसको फैक्ट्री स्टफिंग में कुछ परमिशन निकाल के वहां से डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना है, उसका भी हम लोग देते हैं। मल्टी मॉडल बोलेंगे तो मल्टी मॉडल के अंदर आ गया, सभी कुछ आ गया सर, A to Z, फ्रॉम डोर टू डोर, डोर पिकअप फ्रॉम टू डोर डिलीवरी ऑफ द कंसाइनी, वहां तक भी हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। एजेंट्स वाइज भी हमारा डेस्टिनेशन में हमारे एजेंट्स के साथ टाई अप्स है, उन लोग उनका घर तक पहुंचा के देते हैं सर। ओके, समझ गया।
आई थिंक और एक बात बताइए सर कि हमारा जो ज्योग्राफिकल रीच है वो कितना बड़ा है? हम कौन-कौन से ज्योग्राफिकली एरियाज़ में हमारे लॉजिस्टिक सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं? और दूसरी बात, हमारे एक्टिव कस्टमर बेस कितने होंगे? मोटा-मोटी अभी एज़ ऑफ नाउ आपने बोला 200 करोड़ का रेवेन्यू आपने जनरेट किया है, तो इसमें जो ब्रॉडली जो एक्टिव कस्टमर्स है उसके बारे में थोड़ा-सा अगर जानकारी आप दें तो थोड़ी मदद मिलेगी। सर ग्लोबली हम लोग एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड जाते हैं। हम लोग ने एक ही जगह में सिमट करके नहीं किया कि हम लोग को यही सेक्टर करना है, यही सेक्टर करना है। ग्लोबली हम लोग एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड जाते हैं। इसके लिए हम लोग को 2018-19 में रिकॉग्नाइज भी किया गया है। लेकिन मेजर अगर हमारा वॉल्यूम देखेंगे तो यूरोप इस फर्स्ट आता है, सेकेंड ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका आता है, उसके बाद यूएस आता है। अपार्ट फ्रॉम जो वॉल्यूम वाइज में बोल रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ग्लोबली सभी जगह में, इवन फार ईस्ट बोलो, इवन ऑस्ट्रेलिया बोलो, इवन जापान बोलो, आप इवन साउथ अमेरिका में आप छोटा मोटा जैसा होंडुरस हो गया, छोटे से छोटा जगह में हमारा प्रेजेंस है हर जगह में। ये है। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक्टिव कस्टमर बेस, सर हम लोग ओवरऑल अगर आप पकड़ने के लिए चलो तो हमारा कस्टमर बेस कम से कम आप 1000 के ऊपर कस्टमर बेस है। उसके अंदर एक्टिव कस्टमर बोलेंगे तो 150 to 200 कस्टमर्स हमारा एक्टिवली है। जैसा हम लोग फार्मास्यूटिकल भी करते हैं, केमिकल्स भी करते हैं, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, सभी हमारा कौन सा भी एक ही सेगमेंट में कुछ ये नहीं है। उसमें अगर आप बोलेंगे तो जेल फार्मा, के पटेल, बजाज अर्थ, ओशनिक, पायोनियर, राधिका एक्सपोर्ट, दिस आर द सम ऑफ द जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स है और जो कस्टमर्स है हमारे पहले से है। ओके, ठीक है, समझ गया। तीरथ जी, मेरे को अभी एक बात बताइए कि हमारे बिजनेस को अगले 3 से 5 साल के लिए क्या आउटलुक आप शेयर करोगे? यानी अभी तो नॉर्मल सी आ चुकी है लॉजिस्टिक सेक्टर, ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होता है इंडियन इकोनॉमी से। तो आपके अनुमान से अगले 3-5 साल में आपको क्या लगता है कि लॉजिस्टिक मार्केट कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको प्रेजेंट करेगा और हमारी कंपनी इसको कैसे कैपिटलाइज करेगी? सर लॉजिस्टिक मार्केट में जैसा है, गवर्नमेंट का फोकस जब से ज्यादा हमारा फोकस ज्यादा गवर्नमेंट ने डालने लगा, जैसे एनएलपी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने लेके आया, तो उसके बाद तो इसके अंदर बूम मोस्टली लॉजिस्टिक मार्केट में फर्स्ट फोकस जब आया ये वाले चीज में, कोविड के अंदर सबसे ज्यादा लॉजिस्टिक मार्केट फोकस में आया, जैसा हम लोग एसेंशियल में गिने गए, तो उसकी वजह से लॉजिस्टिक मार्केट का बूम हो गया। उसके बाद मोदी जी ने एनएलपी पॉलिसी लेके आया, वो एनएलपी पॉलिसीज की वजह से इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर टू बूम। इंडिया में एक्सपोर्ट जो है, जो भी आज चल रहा है सर, इससे 3 से 4 गुना बढ़ने वाला है। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ हर जगह में लॉजिस्टिक के ऊपर जो काम चल रहा है, जो एनएलपी के थ्रू चल रहा है, जो भी है एक्सपोर्ट्स चल रहे हैं, हम लोग जो भी कर रहे हैं आज के तारीख में, मरीन ट्रांस जो भी हमारा एक्सपोर्ट का टर्नओवर कर रहा है, इससे 3 से 4 गुना करेगा सर। और इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी भी उससे ज्यादा बढ़ने वाला है। हर एक सेक्टर में इंक्रीज है। एक्सपोर्ट तो अभी बूम हुआ नहीं सर, बूम होने वाला है। आप बोल के चलो कि ये महीना एंड या नेक्स्ट महीने से एक्सपोर्ट बूम होने वाला है सर, और हर सेक्टर में बूम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तीरथ जी, और एक बात बताइए कि हमारे बिजनेस में जब हम मल्टी मॉडल का कस्टमर से बात करते हैं या फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो प्राइसिंग हमारे बिजनेस में कैसे होता है? लाइक इट इज बेस्ड ऑन द टनेज, इट इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट, और इट इज बेस्ड ऑन व्हाट फैक्टर? यानी ये प्राइसिंग जो आप कस्टमर टू कस्टमर चार्ज करते हो, इसमें हर कस्टमर को आप कस्टमाइज्ड प्राइसिंग देते हो या आपका कोई स्टैंडर्ड प्राइसिंग पैकेज है जिससे आपका प्राइसिंग फाइनली होता है? तो इसके बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी दे दीजिए सर। इसमें हमारे इंडस्ट्री के अंदर जो है प्राइसिंग जो है कमोडिटी देख के नहीं होता है सर, ये सर कंटेनर बेस होता है। एक कंटेनर 20 फुटर और 40 फुटर का एवरी डेस्टिनेशन के लिए कंटेनर लाइन के हिसाब से फिक्स होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके हम लोग देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेट के साथ हम लोग उनको ये नहीं बोलते कि आप हमारे से कस्टम क्लियरेंस भी करो, फ्रेट भी करो, ट्रांसपोर्टेशन भी करो, हम लोग को डेस्टिनेशन डोर डिलीवरी भी करो। हम लोग क्लाइंट को चॉइस देते हैं कि आपको हमारे से जो सर्विस लेना है वो सर्विस आप ले सकते हैं। उसके हिसाब से हम लोग उसको प्राइसिंग करते हैं। जैसा बोलेंगे तो आप अगर बोलो तो फार्मास्यूटिकल थोड़ा सा प्राइसिंग अच्छा भी लेने के लिए रेडी है, लेकिन अगर आप वही पकड़ो कि जैसा बोलो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हो गया, यूटेंसिल्स हो गया, ये लोगों को प्राइसिंग शार्प चाहिए पड़ता है। ये लोग हर जगह में प्राइसिंग कट करने के लिए, क्यों? लो मार्जिन, लो प्रोडक्ट, जैसा उसके हिसाब से हम लोग क्लाइंट को देख के उसके हिसाब से उसको एक
मॉडल बना के देते हैं कि तुम्हारे लिए ये बेस्ट है करके। उसको जो सर्विस, अपना सर्विस इंडस्ट्री है सर, हम बेचते सर्विस ही है। उसको दिन रात हम लोग सर्विस 24/7 सर्विस देते हैं सर। हमारे जो कस्टमर है वो रिलेशन के थ्रू ही बने हैं, और कोई कोई कस्टमर सर आप पकड़ के चलो मोर देन 50% क्लाइंट्स हमारे 19 इयर्स ऑफ जर्नी में भी साथ दे रहे हैं, और स्टिल दे गोइंग स्ट्रॉन्ग। नहीं, समझ गया। आई थिंक वेरी वेल आर्टिकुलेटेड सर। सर मेरे को एक बात बताइए कि हमारी कंपनी, अगर हम दूसरे कंपनीज को डिफरेंशिएट करेंगे, लाइक हमारी इंडस्ट्री में कंपेरेबल पेयर्स तो होंगे, बट सर इन आवर बिजनेस व्हाट इज द डिफरेंशिएशन व्हिच मरीन ट्रांस ब्रिंग्स इन टू द कस्टमर? यानी हम ऐसा क्या काम करते हैं जिससे हमारा बिजनेस उन दूसरे कॉम्पिटिटर्स से अच्छा है, हमारा रियलाइजेशन भी अच्छा है, बिजनेस रिलेशनशिप भी आपने बोला काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे कोई क्वालिटेटिव फैक्टर्स बताइए जो आपको लगता है कि हमारे धंधे में हम थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। सर ऐसा है, हमारे रिलेशन जो हमारे कस्टमर के साथ इतने सालों से जो काम करने के बाद हम लोग ने जो कस्टमर का रिलेशन एंड लोग का ट्रस्ट जो डेवलप किया है सर, उसके हिसाब से कस्टमर इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। इवन मार्केट कितना भी वॉलेटाइल हो, हम लोगों ने कभी कस्टमर को काटने का नहीं देखा है, या बोल सकते हैं हम लोग कस्टमर को ज्यादा ये करने का नहीं देखा है। हम लोग ऑलवेज उन लोग का दुख सुख में साथी है। हम लोग जब उनको तकलीफ होता है तो हमको भी तकलीफ होता है, हम उनको उसके साथ चल के, हम लोग इतने सालों से उनके साथ चल रहे हैं कि उनका जब बुरे टाइम में भी हम लोग उसको साथ देते हैं, अच्छे टाइम में वो हमको साथ देते हैं। उस तरह से हम लोग ने कस्टमर से रिलेशन बनाया है। यही रिलेशन जो है हमको हर टाइम लेके चलते हैं साथ में। जब उनका डेवलपमेंट होता है हमारा भी डेवलपमेंट होता है। हम सिंगल कंटेनर वाले कस्टमर को भी वही सर्विस देते हैं जो 100 कंटेनर वाला कस्टमर को देते हैं। इसके हिसाब से क्या है, कस्टमर जो हमारे पास सिंगल कंटेनर से है, आज वो ग्रोथ करके उसका 40-50 कंटेनर हुआ है, वो हमारे साथ ही है। वो किधर जाने का देखता नहीं है मार्केट में। ऐसा नहीं कि मार्केट में प्लेयर नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स है, उनको बहुत सारे प्लेयर्स अंडर कट करके जाते हैं, लेकिन उन फिर भी उसके बावजूद वो हमारे पास ही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक काफी अच्छी तरह से आपने समझाया। नाउ मेरे को एक बात बताइए सर, 9 मंथ्स, फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ FY23 में जो डेटा में देख रहा था आपने जो प्रेजेंट किया है, उसमें काफी अच्छी तरह से नंबर आपने प्रेजेंट किए हैं। करीबन 125 करोड़ का रेवेन्यू आ गया है, करीबन 1.3 करोड़ का प्रॉफिट आ गया है। तो पहले तो एक बात बताइए कि सर इसमें परफॉर्मेंस का रीजन, ये इम्प्रूवमेंट का रीजन क्या है? इसमें क्या फैक्टर्स थे कि जो फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ FY23 में हमने अच्छे खासे नंबर्स में इम्प्रूवमेंट देखी है, और ये किस तरह से आपको लगता है आगे भी सस्टेन होगा? सर कैसा है, लास्ट ईयर और ये ईयर कंपेयर करो तो अपना टर्नओवर तो थोड़ा सा नीचे है, लेकिन फिर भी क्या है, हम लोग ने प्रॉफिट जो है, जो पहले के है वही प्रॉफिट हमारा रहा, क्योंकि हम लोग ने कस्टमर से जो उनको कोविड में सपोर्ट किया वही कस्टमर हम लोग को सपोर्ट कर रहा है। तो उसके हिसाब से हमारा वॉल्यूम पर ट्यूस बढ़ा है, वॉल्यूम मींस प्रॉफिट पर ट्यूस बढ़ा है हमारा। तो हम लोग उनको जब उनके तकलीफ में हम लोगों ने साथ दिया, तो उन लोग भी हम लोग को साथ दे रहे हैं। जिस तरह से हमारा रिलेशन जो चल रहा है उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, और ये आगे फ्यूचर आगे और बढ़ता ही जाने वाला है। अच्छा, और दूसरी बात बताइए, मैं देख रहा था कि अपने जो कंपनी के इबिटा मार्जिन है वो करीबन 1.5 to 1.7% के रेंज में है। मेरे को बताइए सर कि ये जो इबिटा मार्जिन है इसमें बढ़ने का कोई चांस है अगले 1-2 साल में, या ये इंडस्ट्री का नॉर्म है कि करीब हम यही मार्जिन के भीतर में ही काम करेंगे? तो इसके बारे में सर बताइए, क्योंकि आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए कोई जगह रहेगी हमारे पास? सर कैसा है, हम लोग अभी आईपीओ कर रहे हैं, हमारे पास क्या वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास वर्किंग कैपिटल है उसी के अंदर से हम लोग जो मार्जिन निकाल रहे हैं, जैसा बोलेंगे तो हम लोग हर किधर जो मार्केट क्रेडिट रेट है दैट इज मोर देन 60 डेज 90 डेज के आसपास टच हुआ है जब आफ्टर कोविड। हम लोग लेकिन क्या है वही लेके चल रहे हैं, 30-45 डेज के बीच में ही चल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, कोई कोई बिजनेसेस आ नहीं पाते, कोई कोई उसकी वजह से हम लोग क्या है, जो वही क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं जिसके पास हम लोग कंफर्टेबल है, हम लोग जो सस्टेन कर सकते हैं अपने आप को। तो क्या है, अगर आगे कैसा होगा, हम लोग का तो वर्किंग कैपिटल भी आएगा तो मार्जिन भी बढ़ेगा, एरियाज भी बढ़ेंगे। जितने हम लोग है उससे ज्यादा एरियाज में फोकस करके, हर एक प्रोडक्ट में फोकस करके जिधर क्रेडिट्स वगैरह ज्यादा है, और क्लाइंट्स अच्छे क्लाइंट्स हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी अच्छे क्लाइंट्स है, वो सब लेके चलेंगे तो 101% ये जो मार्जिन, ये एबिटा मार्जिन है, ये डबल होने का हम लोग कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल।
और एक बात बताइए सर, अभी आपने वर्किंग कैपिटल के ऊपर बात की, तो हमारा धंधा जो है वो ज़्यादातर एसेट लाइट है और ज़्यादा वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, ये अगर मैं समझ लूँ तो इज इट द राइट थिंकिंग सर? वर्किंग कैपिटल इंसेंटिव है सर, एसेट बेस्ड तो नहीं है। एसेट बेस्ड नहीं, तो मेरे को एक बात बताइए, करंटली हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो मोटा मोटी कितने दिन में आपको आप सर्विसेज कस्टमर को देते हैं, तो कितने दिन में मोटा मोटी अपना पैसा कस्टमर से आता है, यानी वर्किंग कैपिटल साइकिल के ऊपर जरा अगर आप बता दें। 40-45 डेज के अंदर आ जाता है सर हमारा। अच्छा, हम लोग 40 30 टू 45 डेज। 45 डेज के 30 टू 45 डेज के बीच में हमारा क्लाइंट्स जिस तरह से होते हैं उस तरह से दे देते हैं। ओके ओके। और अभी मुझे आपके जो कंपनी का जो आईपीओ है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस आ चुका है, बट अगर इफ यू कैन शेयर विद अस बेसिकली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग द फंड्स, कितना पैसा आप रेज कर रहे हो, और इसका क्या यूटिलाइजेशन होगा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। सर हमारे पास, जैसा मैंने आपको भी बताया, वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट है, जो हम लोग को अदर एरियाज डेवलप करना है और एबिटा मार्जिन भी इंक्रीज करना है। और जैसा अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, एनएलपी पॉलिसी आने के बाद हम लोग ऑल ओवर इंडिया इतना अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो वो डेवलप करने के लिए थोड़ा वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। और हम लोग को थोड़ा सा क्रेडिट बेस्ड जो अच्छे क्लाइंट्स है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल में थोड़ा सा क्रेडिट थोड़ा ज्यादा होता है, तो उधर वगैरह एरिया में हम लोग अगर अपने आप को थोड़ा डेवलप करके अगर हम लोग वहाँ पे अपना ये बढ़ाते हैं, फुटप्रिंट बढ़ाते हैं, तो इवन उसके लिए अपना प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, एबिटा भी बढ़ेगा। उसके हिसाब से हम लोग ये 10 करोड़ का आईपीओ करने का सोच रहे थे और ये आया। और ये आईपीओ का ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट वो भी जरा बता दीजिए फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स। आईपीओ का ओपनिंग डेट सर ये स्टार्ट होगा, नेक्स्ट महीने से स्टार्ट होगा, मे बी 1 सितंबर से। 1 सितंबर से अराउंड 15 के आसपास ओपन होना चाहिए। अच्छा, अभी और एक सवाल जो आपके ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ के ऊपर है, आपने बोला कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट भी लॉजिस्टिक को सपोर्ट कर रही है, तो ऑन अ वेरी ब्रॉडर बेसिस मेरे को एक बात बताइए कि हमारे कोई डोमेस्टिक मार्केट में कंपेरेबल पीयर्स है या ज़्यादातर अनलिस्टेड अनऑर्गेनाइज कंपनीज है जहाँ पे आप कॉम्पीट करते हो? क्योंकि देखिए नंबर्स तो आपके बहुत अच्छे हैं, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, लेकिन हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई कंपटीशन होता है, तो आपका ज़्यादातर कंपटीशन कहाँ से आता है, वेदर इट इज फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेक्टर और फ्रॉम स्मॉलर अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्लेयर्स, इसके बारे में बताइए। सर ये स्मॉलर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ही आता है कंपटीशन सर, और ये हमारी इंडस्ट्री है तो इंटरनेशनल लेवल में हम लोग काम करते हैं, लेकिन मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड है सर। ये सब स्मॉल प्लेयर्स ही होते हैं इसके अंदर जो कंपटीशन देते हैं हमको। क्यों, हमारे यहाँ पे जो कस्टमर होते हैं सर, उनको उतना नॉलेज नहीं होता है कि पूरा करने का जिस तरह से करना चाहिए, इसके लिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ही ज्यादा आता है सर। ओके ओके, समझ। अच्छा, और एक बात बताइए सर, हमारे बिजनेस में जैसे कि हर बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होता है, हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर अकॉर्डिंग टू यू क्या होता है, और आप उस रिस्क फैक्टर को कैसे अभी तक मिटिगेट करते आ रहे हैं, यानी व्हाट इज द रिस्क मिटिगेशन व्हिच यू हैव अंडरटेकन, एंड व्हाट इज द सिंगल मोस्ट फैक्टर व्हिच इज द रिस्क व्हिच इज देयर इन आवर बिजनेस, इसके बारे में जरा बताइए। सर ऐसा है, इसके अंदर हम लोग अगर कोई भी कंपनी को क्रेडिट देते हैं, मोस्टली अगर ये कंपनी वो कंपनी को करके क्रेडिट्स देते हैं, उसमें मोस्टली ऐसा होता है कि अगर इन केस वो कंपनी के ऊपर हम लोग, अगर एक ही कंपनी के ऊपर हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट रहे, अगर वो कंपनी और इंडस्ट्री कोलैप्स हो गया, तो अपना कंपनी कोलैप्स होने का फुल चांसेस होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग अपना जो है एक इंडस्ट्री के अंदर नहीं लगाते, हम लोग पूरा स्कैटर्ड रहते हैं। अगर कोई भी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गया, मेरा वहां पर 3 से 4% या 5% के ऊपर फुटप्रिंट नहीं रहेगा। इसकी वजह से हम लोग क्या है, सस्टेनेबल कर पाते हैं। ये जब मार्केट जब 2008 के बाद 2011 के बाद जब कोलैप्स हो गया, हमारा यही स्ट्रेटेजी हमको काम कर गया सर। उसके बाद भी हमारा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर चलता रहा, हम लोग स्टेबल रहे सर। अच्छा, नहीं, आई थिंक वेरी वेल आर्टिकुलेटेड सर। सर आखिरी सवाल जो मुझे पूछना है, जो आपके पब्लिक इशू से रिलेटेड, अभी आपने इतनी मेहनत से ये कंपनी बनाई है, इतना पोजीशन आपने इस कंपनी का अचीव किया है सर, अभी बहुत जल्दी कंपनी का पब्लिक इशू होगा, नए शेयर होल्डर्स आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स में ज्वाइन होंगे, तो सर आपका इनको क्या मैसेज रहेगा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उनको क्या कहेंगे विदाउट पुटिंग अ नंबर? सर आपको आपके जो विजन है, आपका जो थॉट प्रोसेस है कि आप उनको कैसे लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए।
सर ऐसा है कि हम लोग को अभी तक तो प्राइवेटली ओन्ड कंपनी था, तो हम लोग अपना विजन लेके चल रहे थे, हम लोग ही कमा रहे थे, हम लोग ये कर रहे थे। अभी हम लोग चाहते हैं कि सब लोग हमारे साथ जुड़े और हमारा जो प्रॉफिट में उन लोग भी भागीदार हो। हम चाहते हैं कि हम कंपनी को डबल ट्रिपल बनाए और इसका जो भी प्रॉफिट्स आता है सब शेयर होल्डर स्टेक होल्डर को जाए। तो उसमें क्या है, वो भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। हमारा ये है कि जो भी हमारा कंपनी में पैसा लगाएगा वो खुशी होना चाहिए, उस तरह से उसको डबल ट्रिपल मिलना चाहिए। ये हमारा विजन है। आज से हम लोग आगे जाके हम लोग एक देख रहे हैं कि हमारा कंपनी भी अच्छा खासा नाम मार्केट में बोलेंगे, हाँ ये ट्रस्टेबल कंपनी है, इसमें पैसा लगाओ, आपका पैसा डबल ट्रिपल बनेगा करके। ये हमारा विजन है। हम चाहते हैं कि एवरी स्टेक होल्डर विल बी हैप्पी। नहीं बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने को सर। आपको, आपके मैनेजमेंट टीम को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस, और पब्लिक इशू के लिए भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर